नमस्कार। परख के आज के इस अंक में मैं आपसे पीटर रोनाल्ड डिसूजा के द्वारा लिखे गए एक लेख पर बातचीत करूंगा। यह लेख आज यानी कि 17 सितंबर 2021 के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है और इस लेख का शीर्षक है टू डेमोक्रेसीज एंड देयर विजिलेंटे प्रॉब्लम। पीटर रोनाल्ड डिसूजा हिंदुस्तान के जाने माने राजनीति वैज्ञानिक हैं और इन्होंने CSDS में लंबे समय तक काम किया है। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के निदेशक रहे हैं और वर्तमान समय में ये गोवा यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है और ये अक्सर अखबारों में भी कॉलम लिखते रहते हैं। आज का जो इनका लेख है वह एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर है और यह लेख एक तरीके से अगर हम हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पढ़ें तो थोड़ा सुकून भी दे सकता है कि हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं यानी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विजिलेंटे या निगरानी की जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं वैसे ही समस्या का सामना संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर रहा है, बल्कि वहां तो कुछ हद तक इसे कानूनी मान्यता भी मिल गई है। अब सबसे पहले हम विजिलेंटे शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में मैं इसके लिए निगरानी शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेकिन हमें इसके बारे में यह याद रखने की जरूरत है कि इसका अर्थ यह है कि नागरिकों का कोई समूह, नागरिकों का कोई झुंड यह अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले कि कोई भी व्यक्ति समाज की प्रथाओं के खिलाफ काम ना करे, कोई भी व्यक्ति कानून ना तोड़े और यह उस समूह की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि हर एक व्यक्ति प्रथाओं और कानूनों के हिसाब से अपना जीवन गुजारे। हम अपने देश में यह पीटर रोनाल्ड डिसूजा का मानना है कि इसे एक निगेटिव या नकारात्मक शब्द के रूप में देखते हैं, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर जो हिंसा होती है या फिर वैलेंटाइन डे के दिन जो बहुत सारे जोड़े होते हैं उनकी पिटाई करने या उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो काम होता है वो इस तरीके के विजिलेंटे समूह करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से स्वयंभू रक्षक होते हैं समाज की प्रथाओं के, समाज के भीतर जो मूल्य हैं उनके। तो हिंदुस्तान में डिसूजा का यह मानना है कि आमतौर पर हम इसे नकारात्मक अर्थ में देखते हैं, लेकिन वो अमेरिका की स्थिति का वर्णन करते हैं और वो यह कहते हैं कि अमेरिका में बाकायदे एक संकल्पना है सिटीजन अरेस्टर का, यानी कि कुछ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है या जिन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो कानून का उल्लंघन कर रहे हों या जो ऐसा काम कर रहे हों जिससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, और फिर ऐसे व्यक्तियों को कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है। डिसूजा ये बताते हैं कि यह जो पूरी प्रथा है अमेरिका में वह कॉमन लॉ ट्रेडिशन से आई है और इसकी जो बुनियाद है वह ब्रिटेन में जो महाराजा या महारानी हुआ करती थी उनके सहायक के एक संस्था के रूप में यह पूरी संकल्पना विकसित हुई थी। यानी कि ऐसे नागरिक उस समय थे जो कि राजा या रानी यानी कि जो रूलर होते थे उनको उनकी सहायता करने का काम करते थे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कानूनों को तोड़ता था या राज्य के खिलाफ काम करता था तो वो उसे नियंत्रित करने का काम करते थे और यह मौजूदा दौर के अमेरिका में भी स्थापित हो चुका है। डिसूजा यह कहते हैं कि अमेरिका में इसे जो एक कानूनी मान्यता मिली हुई है उस पर काफी वाद विवाद भी है। कई लोग यह चाहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को सीमित किया जाए और कुछ लोगों को ही जो काफी योग्य माने जाए इस तरीके का अधिकार दिया जाए, क्योंकि जो सिटीजन अरेस्टर होते हैं उनके पास ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो लोगों की जिंदगी में दखलंदाजी भी कर सकते हैं। लेकिन डिसूजा यह कहते हैं कि हाल के समय में यानी कि मई 2020 में जो अमेरिका का टेक्सास प्रांत है वहां पर एक कानून बना, हार्ट बीट बिल के रूप में इस कानून को जाना गया और यह गर्भपात से संबंधित कानून है। इसमें यह कहा गया है कि 6 हफ्ते के बाद कोई भी महिला अपना गर्भपात नहीं करा सकती, यानी कि अगर गर्भ धारण करने का 6 हफ्ता बीत चुका है तो उस समय जो गर्भ के भीतर शिशु होता है उसकी धड़कन शुरू हो जाती है, तो उसके बाद से गर्भपात कराने को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब इसके कई स्तरों पर आलोचना हुई है। सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि यह महिलाओं के अपने शरीर के ऊपर का जो अधिकार है उसकी अवहेलना करता है। यह रेप या इंसेस्ट के द्वारा जो सेक्स होता है उसके कारण जो महिला अनावश्यक रूप से, अनिश्चित रूप से गर्भ धारण कर लेती है उसे भी यह इस बात के लिए मजबूर करता है कि अगर 6 हफ्ता बीत गया है तो वो गर्भपात नहीं करा सकती है, अबॉर्शन नहीं करा सकती है। इसके अलावा यह उन लोगों को भी दोषी बना देता है जो इस तरीके के अबॉर्शन में किसी तरह की सहायता करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो महिला
किसी उबर वाले के साथ बैठकर क्लिनिक तक जाती है तो इस कानून के हिसाब से वह उबर वाला भी दोषी हो जाता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, हालांकि उसने इस कानून के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, पर एक जज ने अपना एक डाइसेंटिंग नोट लिखा जिसमें उन्होंने यह कहा कि यह पूरी तरीके से जो महिलाओं का जो बुनियादी अधिकार है अपने शरीर के ऊपर, उसकी अवहेलना करता है। लेकिन डिसूजा के अनुसार जो सबसे खतरनाक बात है इस कानून में वह यह है कि इसमें राज्य को यह दायित्व नहीं दिया गया है कि वो इस बात की निगरानी रखे कि कौन महिला 6 हफ्ते के बाद अपना गर्भपात करा रही है, किस अस्पताल में जाकर करा रही है, बल्कि ये पूरा काम आउटसोर्स कर दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे नागरिकों का समूह होगा जो इस बात पर नजर रखेगा, और अगर वो किसी महिला को ऐसा करते हुए देखता है तो उस पर वो $10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है, उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। डिसूजा का यह कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया जो है विजिलेंटी का जो पूरा आइडिया है, यानी कि जो निगरानी रखने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसको वैधता देता है और यह नागरिकों की स्वतंत्रता में भी एक तरीके से अतिक्रमण करता है। इसके अलावा डिसूजा एक और उदाहरण देते हैं और यह उदाहरण भी टेक्सास प्रांत से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तरीके से वोटिंग रिफॉर्म किया गया है और यह कहा गया है कि अगर आप मेल के थ्रू अपना वोट डालना चाहते हैं तो आपको हर महीने अपने जो दस्तावेज हैं उनको रिन्यू कराना होगा, उनकी जांच करानी होगी। तो यह भी डिसूजा के अनुसार एक तरीके से लोगों की जो आजादी है वोट डालने की, जो बहुत बुनियादी आजादी है, उस पर अनावश्यक एक नियंत्रण या एक निगरानी के रूप में सामने आता है। डिसूजा यह कहते हैं कि अमेरिका के भीतर हालांकि यह वाद विवाद चल रहा है कि किस तरीके से ये जो विजिलेंटी की जो पूरी अवधारणा है उसको सीमित किया जाए, उसको कैसे कुछ सीमित लोगों तक ही रखा जाए, ऐसे लोग जो कि जिम्मेदार हों, ऐसे लोग जो लोगों की यानी कि आम नागरिकों की व्यक्तिगत आजादी का सम्मान करना जानते हों। लेकिन आखिर में डिसूजा का निष्कर्ष यह है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, यानी कि पहला भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों ही विजिलेंटी की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर हम इस लेख को पढ़ते हैं तो जो डिसूजा के मुख्य तर्क हैं वो एक तरीके से जो विजिलेंटी की समस्या है उसकी गहनता को सामने लाते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे लोकतंत्र के भीतर इसे एक स्वाभाविक चीज के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। हिंदुस्तान में वो कहते हैं कि हम इसे नकारात्मक रूप में जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डिसूजा इस बात को बहुत ही गहराई में जाकर विचार नहीं करते कि हिंदुस्तान में आखिर विजिलेंटी की समस्या को कैसे देखा जाता है, क्योंकि आमतौर पर समाज के सभी लोग इसे नकारात्मक रूप से नहीं देखते हैं। जो समूह खुद को निगरानी करने वाले, मूल्यों के रक्षक के रूप में देखते हैं, उन्हें कई बार उस समुदाय से भी समर्थन प्राप्त होता है जिस समुदाय में वो अवस्थित होते हैं। यानी कि हिंदुस्तान के भीतर जो स्थिति है वह यह भी है कि अगर कोई दो धर्मों से जुड़े हुए व्यक्ति साथ रह रहे हैं, एक लड़का अगर हिंदू धर्म का है और एक लड़की अगर मुस्लिम धर्म की है या इसकी उल्टी स्थिति है, तो आस पड़ोस के लोग छोटे शहरों में इसे अच्छी नजर से नहीं देखते हैं और ये जो निगरानी करने वाले समूह हैं उनके कार्यों को वैधता देता है। तो यह जो एक जटिल संबंध है उसे डिसूजा सामने नहीं ले आ पाते हैं, और अगर वो ऐसा करते तो निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान और अमेरिका की स्थिति में अंतर करते, क्योंकि अमेरिका में व्यक्तिगत आजादी का सम्मान भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। अमेरिका में समुदाय का दबाव लोगों के ऊपर काफी कम है, यानी कि समुदाय हर बार हिंदुस्तान की तरह वहां पर एक खास तरह के मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने को बाध्य नहीं करता है। कम से कम हिंदुस्तान की तरह वहां पर स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह बात शायद हमें एक पाठक के रूप में संतोष दे कि जो समस्या हमारे देश में है, विजिलेंटी की समस्या, अलग अलग तरह के समूह हैं जो आकर हमें यह बताते हैं कि तुम इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से अपनी जिंदगी जियो, तुम जो खा रहे हो, तुम जिस तरीके से रह रहे हो वह एक तरीके से समाज के मूल्यों या हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। तो यह समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। तो यह संतोष जो की भावना जो एक तरीके से पीटर डिसूजा के इस आलेख से सामने आता है, वह वास्तविक स्थिति को गहरे रूप में विश्लेषित नहीं करता है, उसे सामने नहीं लाता है। क्योंकि जब भी हम इस पूरी समस्या पर बात करते हैं, हमें हर देश की सामुदायिक स्थिति, वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को का सम्मान करने की प्रवृत्ति और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच के अंतर को भी ध्यान रखना होगा। और इस मामले में मुझे यह लगता है
कि हिंदुस्तान यानी कि हमारे देश की समस्या ज्यादा गहरी है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत ही गहरा नफरत का भाव धीरे 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 करके बहुसंख्यक समाज में भरा गया है, भरने की कोशिश लगातार की जाती है। इसके अलावे यहाँ पर जो खासतौर पे जो छोटे शहर हैं और बड़े शहरों में भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन के प्रति सम्मान तुलनात्मक रूप से कम है, जिसके कारण से जो विजिलेंटे समूह होते हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हो, चाहे वो और किसी पुरातन पंथी संस्था के लोग हों, उन्हें एक वैधता मिल जाती है कि आखिर ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी धरोहर बचे। लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति की आजादी पे कुठाराघात करने का काम करते हैं। तो मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की स्थिति विजिलेंटे के मामले में ज्यादा खतरनाक है और हमें एक नागरिक के रूप में, एक समूह के रूप में इसके प्रति ज्यादा गहरे स्तर पर विचार करने और इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। हालांकि डिसूजा इसे सीधे तौर पर ऐसे प्रस्तुत कर देते हैं कि हिंदुस्तान में सभी लोग विजिलेंटिज्म को या निगरानीवाद को नकारात्मक ही मानते हैं। मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। फिर भी डिसूजा हमें अमेरिका में चल रही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में बताते हैं। वो यह बताते हैं कि किस तरीके के वाद विवाद वहां पर विजिलेंटिज्म के बारे में है, किस तरीके से वहां पर सिटीजन अरेस्टर का एक कॉन्सेप्ट है। और आप सब लोगों को इस लेख को पढ़ना चाहिए। और हमेशा ही यह रोचक होता है कि हम अपने देश की तुलना, अपने देश के संविधान की तुलना किसी अन्य देश की स्थिति या किसी अन्य देश के संविधान के साथ करें। परख के इस अंक में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।